तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप बच्चों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा जीओसी का हम लेक्चर नंबर 4 लेके आ गए हैं। इसी के साथ हमारा इंडक्टिव की दो मैंने वीडियोस पहले पोस्ट कर दी हैं। दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट की थियोरेटिकल वीडियो एंड इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस, एसिड बेसिक नेचर, एंड उस पे कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे, बाकी कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैं एक वीडियो बनाऊंगी इंडक्टिव की और रेजोनेंस की साथ में, ठीक है ना। सो क्वेश्चंस लगाने का बेटा मजा तभी आता है, एक तो हम टॉपिक के साथ साथ सीखें उनको अप्लाई कैसे करना है। दूसरा, हम जब कलेक्टिव बहुत सारे टॉपिक्स के बाद लगाते हैं ना क्वेश्चंस, तो हमें रियलिटी पता लगती है कि कहाँ हम लाई कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ते हुए साथ में क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी लगा लेते हैं, क्योंकि हमें चीजें कंसेप्ट माइंड में बच्चों याद रहती हैं। बट जब हम 3-4 टॉपिक्स पढ़ चुके होते हैं और हमारे टॉपिक्स मिक्स माइंड में होना स्टार्ट होते हैं, उस टाइम पे जब हम क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो हमको कितना याद है, हमें इस चीज का आइडिया होता है या किस चीज में हमको और मेहनत करनी है। ओके, इसलिए मैं क्वेश्चन की बहुत अच्छी सी वीडियो आपकी मैंने प्रिपेयर कर ली है ऑलमोस्ट। तो पहले हम पढ़ लेते हैं ताकि मैं उनको पोस्ट कर पाऊं इसके बाद। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 बाय योर ओन सीसीडी मैम, सीसीडी क्लासेस। ओके, सो केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा, क्या आपको पता ही है हमने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है सीसीडी। तो सीसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको चैनल केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा के नाम से ही दिखेगा, ऑल्दो सीसीडी के नाम से नहीं दिखने वाला है। तो आप सर्च करना हमेशा चैनल पे केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा, मैम का चैनल ऊपर ऊपर ही आ जाएगा। उसमें प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने जीओसी की, एंड बाकी हमारी 2 और वीडियोस अपलोडेड हैं। अच्छा, बच्चे में से पूछ रहे थे कुछ कि मैम बोर्ड्स आने वाला है, हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। तो बच्चों, जो बोर्ड्स आने वाला है, पहली बात तो मैंने उसकी यहाँ पे 4 वीडियोस बना रखी है, टॉप 10 क्वेश्चन करके 2-2 पार्ट में, ठीक है। एक पहला टॉप 10 के 2 पार्ट और दूसरे टॉप 10 के 2 पार्ट है। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स में हमारे एक क्वेश्चन के बच्चों बहुत सारे पार्ट्स थे, तो पूरा अच्छे से सॉल्व्ड एंड एलैबोरेटिव विद टाइप्ड आंसर एंड मेरे हाथ से खुद के लिखे हुए भी आंसर्स उसके अंदर मैंने लिखे हैं। तो आपको जिनको भी हेल्प चाहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनके भी बोर्ड्स की जो भी डेट शीट आ रही है अभी, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। आई होप आप अच्छे से करेंगे, ठीक है ना, एंड विश यू लक। और वीडियो देख जाना, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, पीवाई क्यूज है हमारे। लास्ट सिलेबस चेंज होने के बाद जितने भी हमारे पीवाई क्यूज इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे, मैंने उसके अंदर लिखे हैं। पूरी की पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ वहां बताया है, कैलकुलेशन के साथ बताया है। प्लीज ध्यान रखना, बोर्ड्स का मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए थोड़ी सी मैं आपको टिप्स बता देती हूँ। ओके, तो पहली बात तो आपको बच्चों क्वेश्चन को 5 टिप्स बता रही हूँ, याद रखना बोर्ड्स के लिए। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से रीड करना है, ठीक है। कैसे कि हम फटाफट फटाफट रीड करते जाते हैं, हम पढ़ते ही नहीं है कि उसमें फाइंड क्या करना है। हम सेट दिखाई दिया, हमने उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ तो लो वो क्या रहा है। सो प्लीज क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, सबसे पहला क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या बताया मैम ने, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, पेपर छूटना नहीं चाहिए, जितना पूछा है उतना ही बताना है। ज्यादा बताने के चक्कर में आगे के क्वेश्चंस बच्चों छूट सकते हैं। तीसरा क्या बताया, यूनिट का ध्यान रखना है, जहां जहां यूनिट नीडेड है वहां वहां यूनिट प्लीज लगानी है, न्यूमेरिकल्स में जितनी भी नीडेड है। चौथा, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ढंग से क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनके पार्ट्स नहीं मिस करने हैं, स्टेप वाइज सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपको अपनी कैलकुलेशन एक बार रीचेक कर लेनी है, क्योंकि आप लोग सिली मिस्टेक कर जाते हैं कैलकुलेशन के अंदर, तो वो आपको करना है। तो फिफ्थ पॉइंट में आप अपनी कैलकुलेशन का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये आपके बोर्ड्स के लिए एक टिप्स हो गई है जो आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। सेकंड, मेरी प्लीज वीडियो देख जाना, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढना चाह रहे हो उनमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैं बता रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी जब आपके लिए बच्चों कंटेंट लेके हम आते हैं तो ऑब्वियसली हम पूरा रिसर्च करके लेके आते हैं कि कहाँ पे क्या अवेलेबल है। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये कहीं पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है, ठीक है। अगर हम चैप्टर्स की बात करें बोर्ड्स के लिए बच्चों, तो ऑर्गेनिक हमारी बहुत अच्छी वेटेज रखती है। वेटेज का ध्यान रखना है पढ़ते हुए, ये नहीं कि बस पढ़ते चले गए हैं और जो अच्छी वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको छोड़ देना, ऐसा नहीं करना। ऑल्दो पूरा साल आपको मिला था तो आपको प्रिपेयर तो सब कुछ ही करके जाना है, और कॉन्फिडेंस रखना है। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टिप कि कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, जो आपको आता है अच्छे से आता है। एक और चीज बता देती हूँ जाने से पहले, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स की ट्रिक्स की पेजेस बनाए होते हैं, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं ना छोटे छोटे पेजेस में, जो हम बनवाते हैं कि एक स्टेपल पेज लो या फिर एक कॉपी बनाओ शॉर्ट नोट ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर, वो एक बार पेपर में बैठने से पहले या फॉर्मूले सारे रिवाइज कर जाना, या फिर वो शॉर्ट ट्रिक सारी, मतलब जितना भी शॉर्ट नोट्स हैं आपको वो सब देख के जाना है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। केमिस्ट्री बाय चारू ढींगरा चैनल से आपको हम बोल रहे हैं ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। ओके, चलिए हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं अपना जीओसी का।
तो जीओसी का जो बेटा आज लेक्चर नंबर 4 आ चुका है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है ना। आप जो भी नया ज्वाइन कर रहे हैं अभी यहाँ पे नई उनको वीडियो दिखी है बेटा, हम जीओसी के लेक्चर नंबर 4 पे आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक नॉलेज करी थी, होमोलिटिक फिजन, हाइड्रोलिटिक, फ्री रेडिकल क्या होता है, कैटायन क्या होता है, आयन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। भी चीज बच्चों आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। सेकेंड आपके क्वेश्चन क्या कहते हैं, सेकेंड वीडियो जो आपकी है बच्चों वो हमने इंडक्टिव पे बनाई, तीसरी वीडियो इंडक्टिव की एप्लीकेशन पे बनाई। कुछ भी नहीं छूट रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो रहे हैं, करके ही जाना है। फोर्थ वीडियो आज हमारी है अच्छे से टॉपिक पे, फाइनली हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज रेजोनेंस, ठीक है। सो फटाफट से हम टुडेज टारगेट पहले देख लेते हैं। आज का जो टारगेट है बच्चों वो है रेजोनेंस अच्छे से समझना और उसके कुछ प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स बनाना, ठीक है। तो बेटा रेजोनेंस सिर्फ पढ़ लेना ही इंपॉर्टेंट अगेन नहीं है, समझने पे भी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं रेजोनेंस से, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस के बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको रेजोनेंस समझ में आए कि अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, आज का हमारा टारगेट आई होप आपको क्लियर होगा। तो आज की जरा हम एक मोटिवेशन ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या कहती है, रहा संघर्ष की जो चलता है बच्चों, क्या है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों में है जंग जीती, जिसने रातों में है जंग जीती वही सूर्य बनकर निकलता है, वही सूर्य बनकर निकलता है। ओके बच्चों, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये मोटिवेशन आपको, कि आपको हार्डवर्क करते रहना है ताकि आप सूर्य की तरह निखर पाए, ठीक है, करते रहना है। आई होप आपको मोटिवेशन मिली हो थोड़ी सी, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। आगे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी हमारी चल रही है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा जीओसी। फाइनली हम पोलैरिटी डिवीजन पे, पोलैरिटी की वजह से जो हमारे इफेक्ट्स आते थे उसमें बच्चों हमने इंडक्टिव इफेक्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम रेजोनेंस पढ़ेंगे टू अप्लाई द मेसोमेरिक इफेक्ट, ओके। तो पहले हम रेजोनेंस कंसेप्ट कवर करते हैं, उसके बाद ये इफेक्ट पढ़ेंगे, ओके। तो रेजोनेंस कंसेप्ट कैसे पढ़ना है उससे पहले, ठीक है, तो हमें लास्ट क्लास में जो पढ़ा उसके रिवीजन भी ना करें तो हम आगे चलते ही नहीं है बच्चों, ठीक है। सो रिवीजन में हमारे इंडक्टिव के कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने और यहाँ पे लिखे हैं, लेट्स कंपेयर देम। बाकी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तीनों का ऑर्डर क्या है स्टेबिलिटी का, ठीक है। सो ये कैटायन है, एनायन है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। ये एनायन है, राइट, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो ए, बी एंड सी, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम शायद कराया था, तो जिन्होंने क्लास पढ़ी है वो फटाफट से क्विकली इसका आंसर मुझे बता सकते हैं, राइट। तो हमारा एनायन किससे स्टेबल होता है, मैंने आपको बताया भी था, एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय माइनस इंडक्टिव इफेक्ट एंड डिस्टेबलाइज्ड बाय प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ये मैंने ट्रिक्स दी थी जो आपको समझने के बाद हेल्प करती है क्वेश्चंस लगाने में, ठीक है। तो इसी के साथ माइनस इंडक्टिव किसका अच्छा है बच्चों, एनायन को कौन स्टेबलाइज करता है, माइनस आई वाला, जो कि उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करके उसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। सो इसका भी माइनस इंडक्टिव है, इसका भी माइनस इंडक्टिव है एंड इसका भी माइनस इंडक्टिव है, राइट। तो किसका माइनस इंडक्टिव सबसे ज्यादा, बी का, देन ए का, देन सी का, वेरी गुड, क्योंकि इंडक्टिव सबसे ज्यादा होता है हमारा इस अमोनियम आयन का, उसके बाद NO2 इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन न्यूट्रल स्पीशीज एंड देन फ्लोरीन का, ठीक है। सो आई होप आपको ये विजिबल होगा। अब अगर क्वेश्चन याद आ रहा है तो हमने कैटायन पे ऐसा पढ़ा था, आज हमने एनायन की स्टेबिलिटी पढ़ ली, राइट। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। तो फटाफट से बताइए, ऑप्शन नंबर ए, ये ना कैटायंस है सारी, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, इन तीनों में से बच्चों कौन सा स्टेबल ऑर्डर है, ठीक है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए, देखते हैं इंडक्टिव कितना आपको आता है। अब क्या आप इंडक्टिव जीत चुके हैं, देखते हैं, ठीक है। तो हमारा एनायंस की जगह अब क्या दे दिया है बच्चों, कैटायन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय, प्लस वाले प्लस से होते थे, मैंने याद करवाया था, कैटायन इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज एंड माइनस इससे ये क्या से होते हैं, डिस्टेबलाइज, वेरी गुड, राइट। तो जल्दी से पढ़ते हैं, प्लस इंडक्टिव वाला कौन सा है इसमें से, तो कोई भी नहीं है, सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस NO2 की जगह है, एक ऑर्थो पे लगा है, इसको ऑर्थो कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, मेटा, इसको पैरा, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब अगर मैं देखूं इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट हुआ करता था,
राइट। अच्छा ये माइनस इंडक्टिव लगा रहा है, मैं लिख देती हूँ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसके साइन अच्छे से बनाए तो सबसे ज्यादा विड्रॉ ये करेगा क्योंकि सबसे ज्यादा पास लगा हुआ है, उसके बाद ये करेगा और सबसे कम विड्रॉ ये तो करेगा ही नहीं। वैसे क्यों नहीं करेगा बताइए? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट फोर्थ कार्बन तक नहीं, थर्ड कार्बन तक लास्ट करता है, ठीक है। 1 हम देखें 1 2 3 इंडक्टिव इफेक्ट थर्ड कार्बन तक ही लास्ट करता है, तो यहां तो इंडक्टिव इफेक्ट लग ही नहीं रहा है। वेरी गुड, जिसने भी ऑब्जर्व कर लिया बहुत अच्छा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें देखो माइनस इंडक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है? कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस इंडक्टिव के साथ बच्चों, है ना। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा जो सबसे ज्यादा पास लगा हुआ है। तो ए सबसे कम स्टेबल, देन बी एंड देन सी सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि सी में इंडक्टिव लग ही नहीं रहा है तो कैटायन कंपैरेटिवली बाकियों से ज्यादा स्टेबल बच गया है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर जिनको लगाने आ गए डीएनपी रूल वगैरह वो तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चलो फाइनली आवर न्यू टॉपिक रेजोनेंस, ठीक है। फटाफट से हेडिंग डाल दीजिए, न्यू टॉपिक हमारा आ गया है रेजोनेंस। नोट्स बनाने स्टार्ट कर लीजिए फटाफट, ओके। चलिए पढ़ते हैं बच्चों कि रेजोनेंस टर्म का मतलब क्या और ये देखी कैसे गई। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले मैंने बताया पढ़ना पड़ता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। सो रेजोनेंस इसलिए देखी गई क्योंकि एक स्ट्रक्चर इनफ नहीं था एक कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए। कैसे? हमने देखा कि फॉर एग्जांपल सबसे हमारा फेवरेट कंपाउंड होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन केमिस्ट्री का एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे तो आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ होते ही हैं। तो जब बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा तो जब इनकी बॉन्ड लेंथ देखने गए तो बेंजीन के अंदर बेटा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। 6 कार्बन है हमारे। तो जब देखा गया तो 1 और 2 के बीच में कम देखा गया बॉन्ड, तो हमको देखने में क्या समझ में आ रहा है? हमको देखने में लग रहा है ये सिंगल बॉन्ड है, और 2 और 3 के बीच में बेटा हमको देखने में लग रहा है कि ये डबल बॉन्ड है। पर जब इनकी बॉन्ड लेंथ मेजर करी गई तो ना ही तो ये बॉन्ड लेंथ डबल की आई, ना ही तो बॉन्ड लेंथ सिंगल की आई। दैट मीन्स हमारे सिंगल की बॉन्ड लेंथ है इतनी आनी चाहिए थी 1.54 एंगस्ट्रॉम या फिर 154 पिकोमीटर में लिख लेते हैं, बात एक ही है। हम वी मेजर बॉन्ड लेंथ जनरली इन पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम ओनली, ठीक है। और साथ ही में डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ थी वो होती है 134 पिकोमीटर। बट बच्चों जब इसकी बॉन्ड लेंथ मेजर करी गई तो ना ही तो ये सिंगल बॉन्ड लेंथ आ रही थी, ना ही तो ये डबल बॉन्ड लेंथ शो कर रहा था। तो मतलब फिर लोग ना कंफ्यूज हो गए, ये भूत है क्या है? मतलब कि हम तो देख रहे हैं बना रहे हैं सिंगल बॉन्ड है और कुछ बना रहे हैं डबल बॉन्ड है। तो पता लगा दैट कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी सिंगल स्ट्रक्चर इनफ नहीं होता है, मोर देन वन स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। उसके प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए मोर देन वन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम सब जानते हैं देन दैट बेंजीन हमारा 2 तरीके से देखा गया, इस तरीके से भी देखा गया, ठीक है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। तो बेटा हमें ध्यान रखना है यहाँ पे एक एक कार्बन से दूसरे कार्बन का बॉन्ड देखा जा रहा है। आप ये नहीं कह सकते मैम एक ही बात है, क्योंकि यहाँ 1 और 2 के बीच में जब आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो जब इनकी बॉन्ड लेंथ नापी गई, देखी गई, स्टडी करी गई तो इनकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की आ रही थी कुछ, ठीक है। तो वो तो घबरा गए कि भाई ये कैसे है। देखा गया कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो हम बना रहे थे हम अपने हाथों से बना रहे थे बच्चों, ठीक है ना। तो ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स थे, ये हमने सोचे हुए थे। तो देखा गया जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स इनका होता है वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब हर एक स्ट्रक्चर का हाइब्रिड। हाइब्रिड समझते हैं ना क्या होता है? हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना हाइब्रिड क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, तो दोनों काम हो रहे हैं, राइट। तो हाइब्रिड मतलब होता है हर चीज का मिक्सचर, ठीक है ना, हर चीज की प्रॉपर्टीज होना। तो देखा गया कि स्ट्रक्चर नंबर 1 को 1 लिख देते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 2 को 2 लिख देते हैं, दोनों ही हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं। इनको बोला गया, जो हाइपोथेटिकल है, जो हमने खुद से सोच के बनाए, इनको बोला गया
कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, क्या बोला गया इनको, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और क्या बोला गया, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। बहुत सारे इसको नाम दे दिए गए, आप तो कोई भी बुला सकते हैं अपनी मर्जी से, बट आपको पता बेटा सब होना चाहिए, ठीक है ना। इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अनइंटरप्टेड स्ट्रक्चर्स, इंटरप्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आप बोलेंगे मैम इतने सारे नाम, आपको बेटा देखो बहुत इजी है, टफ नहीं है ये, ठीक है। कैनोनिकल में डबल एन लगाना है यहाँ पे, ठीक है, डबल एन इधर, ओके। सो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, अनइंटरप्टेड स्ट्रक्चर्स, इतना को ऐसे कॉमन नहीं है बट वैसे पता होना चाहिए, पढ़ रहे थे हमें सब पढ़ना चाहिए, एंड साथ ही में कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। वेरी गुड बच्चों, तो ये सारे जो नाम मैंने बताए ये सब अभी हमारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स के नाम है। एक्चुअल स्ट्रक्चर को बोला गया रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या बोला गया, रेजोनेंस हाइब्रिड, ओके। सो रेजोनेंस हाइब्रिड इसका जब हम बनाए तो वो ऐसे बनेगा, इसको बोला गया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या बोला गया बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का बीच का कुछ कैरेक्टर आता है, पार्शियल कहते हैं ना, पार्शियल पूरा ना होना, ठीक है। सो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखा गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या देखा गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। वेरी गुड, जिसको ये चीज समझ में आ गई है थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से, बहुत अच्छे अच्छे इसी तरीके से हमने कंसेप्ट समझाने हैं। इसी के साथ एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि हम एक चीज को 2-3 एग्जांपल से पढ़ते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 देखा, सो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, when more than one structure is required to explain the basic characters or properties of a particular compound, then resonance hybrid is studied, and the actual structure is known as resonance hybrid, and the other structures made to explain the structures are canonical or resonating structures, okay। इसको स्लो डाउन करके लिख लेना डेफिनेशन को, ओके। चलो नाउ ये तो हमने बेटा पढ़ लिया कि इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, एक और देखते हैं एग्जांपल इसी के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रक्चर बनाया CH3NO2, दिस इज आवर CH3NO2, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोमीथेन, ठीक है, ये बहुत ही हमारा कॉमन कंपाउंड है नाइट्रोमीथेन। तो इसमें भी क्या देखा गया, इसमें भी रेजोनेंस देखी गई। तो रेजोनेंस देखनी कैसे होती है बच्चों, ये तो मैं अभी आपको समझाऊंगी। अभी आप समझिए कि हम देख क्यों रहे हैं और पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। फिर कैसे करना है धीरे धीरे इस वीडियो के एंड तक आप खुद बताने लग जाएंगे कि मैम रेजोनेंस कैसे दिखते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, तो अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम चार्जेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एरो से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। तो इसी तरीके से, ओके, सो इधर मूवमेंट भी कैसे होती है वो सब मैं भी बताऊंगी, अभी आप बस देखिए कि रेजोनेंस कहाँ देखी गई, ठीक है ना, और उससे फिर हमें क्या पता लगा, ओके। किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, ये वाले एरोस, ओके। तो इसी तरीके से जब इसमें पढ़ा गया, अगर नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, पॉजिटिव तो यहाँ पे आना ही था, खैर, ठीक है ना, इस तरीके से देखा गया। सो आपने देखा ऑक्सीजन नंबर 1 और ऑक्सीजन नंबर 2 के बॉन्ड्स में चेंजेस आए हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, इन दोनों को हम सेम नहीं कह सकते, ओके बच्चों। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 1 के बीच में एक डबल बॉन्ड कभी आया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1 के बीच में कभी सिंगल बॉन्ड आया, अगेन इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ थी वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, इनकी बीच की वैल्यू आई, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखा गया इसमें भी। तो जब इसका यहाँ पे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स देखे गए, 2 थे, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है। तो इन दोनों को पहली बात तो अलग अलग बोला गया, ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2, ओके। सो इन दोनों को जब इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जाएंगे बच्चों,
ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बहुत सारे बनाने हैं हमको, तो अभी आपको घबराने की नीड नहीं है, आपको सारी चीजें बनानी आएगी। इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि आपके काइंड ऑफ ये हाथ पे और आपको करना आ जाएगा, बेसिकली हाथ पे चढ़ जाएगा आपके। ओके, तो जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो हम सिंगल एरो से दिखाते हैं इस तरीके से। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो ये वाले एरो से बनाते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं बच्चों? हाइपोथेटिकल, और रेजोनेंस हाइब्रिड होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर। ओके ओके, सो CH3NO। अब देखिए कैसे बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे भी कैसे बनाते हैं। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कभी सिंगल कभी डबल, यहाँ पे भी कभी सिंगल कभी डबल। O1 और O2 लिखने की नीड नहीं है आपको, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे हमने क्योंकि कैरेक्टर दिखा ही दिया है। एंड सिमिलरली नाइट्रोजन में तो पक्का पक्का पॉजिटिव चार्ज था, बट यहाँ नेगेटिव चार्ज एक बार ही O2 पे था और एक बार ही O1 पे था। ठीक है, तो हम बनाएंगे डेल नेगेटिव। ठीक है ना। ऑल्दो एक नाइट्रोजन चार्ज दो जगहों पे आया, तो आप माइनस हाफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो माइनस हाफ भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे डेल नेगेटिव की जगह, और यहाँ पे भी माइनस हाफ हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, और डेल नेगेटिव भी लिख सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल हो आप लिख लीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, सो दिस इज हमारा क्या कहलाया बच्चों? ये हमारा क्या कहलाया? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहलाया? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब एक बच्चा पूछ रहा होगा, मुझे पता है मैम आपने नाइट्रोजन पे डेल पॉजिटिव क्यों नहीं बनाया? क्योंकि नाइट्रोजन का चार्ज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में डिवाइड नहीं हुआ है बच्चों, वो पूरी का पूरा नाइट्रोजन पे प्रेजेंट है, दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के मूवमेंट में। ठीक है ना, तो इसलिए उसको हम पूरा बनाएंगे। बट द नेगेटिव चार्ज वाज मूविंग, वन नेगेटिव चार्ज, दैट मीन मैं ऐसे बता देती हूँ, -1 था, वो दो जगह पे आया है, तो हम बोलेंगे -12 और -12। ठीक है, सो आई होप आपको इजी लगा होगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे और भी हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे, केसेस पढ़ेंगे। तो मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको और इजी लगे। सबसे इजी हम बार बार पढ़ते हैं CO3 2-। ठीक है, रेजोनेंस समझने के लिए तो वही पढ़ लेते हैं। ओके, सो अगेन CO3 2- जब हम बनाते हैं इस तरीके से बनता है हमारा। थोड़ा और क्लियरली बनाती हूँ मैं, CO। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, आप नाम नंबर दे दीजिए ताकि आपको समझ में आए, 1 2 एंड 3। ठीक है, O2 नहीं है, ऑक्सीजन का नंबर मैंने दिया है, कंफ्यूज मत होना। C1 C के साथ O1 O2 एंड O3। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलो ओके, सो दिस इज हमारा एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इधर क्या करा हमने? अभी मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, मूवमेंट सिखाऊंगी फिर बता रही हूँ, घबराना नहीं है, अभी सिखा रही हूँ उसके बाद। ठीक है, मैं जस्ट आपको रेजोनेंस के एग्जांपल्स दे रही हूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? डबल सिंगल नेगेटिव है इस तरीके से, बस इसके बाद मैं बता ही रही हूँ, देखते कैसे हैं। तो बिल्कुल जिनको घबराहट हो रही है वो मत घबराना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अभी चलो सिमिलरली इस तरीके से हमारा आप इधर बनाइए, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 के पास अब डबल बॉन्ड है और O3 के पास अब नेगेटिव चार्ज है। ओके, सो यहाँ पे हमारे 3 स्ट्रक्चर्स बने। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कितने बने? 3। कैसे हमें पता लगा कि एक एक ऑक्सीजन के पास एक एक बार डबल बॉन्ड है और एक एक बार सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, CO1 पे डबल सिंगल सिंगल, CO2 पे सिंगल सिंगल डबल, CO3 में सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, तो हमने देखा C के साथ ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, कभी सिंगल आ रहा है, कभी डबल आ रहा है, कभी सिंगल आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है, जो कि हमारे हाइपोथेटिकल होते हैं, बट द एक्चुअल स्ट्रक्चर हियर इज, सो एक्चुअल स्ट्रक्चर इज पार्शियल डबल बॉन्ड को ऐसे दिखाना है। ठीक है, विद डेल नेगेटिव एंड डेल नेगेटिव, वेयर अगेन नाउ -2 चार्ज इज डिवाइडेड इन 3 प्लेसेस। ठीक है ना, तो ऐसा आप कर सकते हैं, चार्ज भी पूछ लेता है। ठीक है ना, तो चार्जेस कैसे आप कर सकते हैं? बहुत इजी यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि -2 जो चार्ज है वो अब 3 एटम पे डिवाइड हुआ है ना। सो 3 एटम्स पे, 3 ऑक्सीजन एटम्स पे। ठीक है, सो 3 ऑक्सीजन एटम्स पे -2 चार्ज डिवाइड करना है, तो एक एटम पे, एक ऑक्सीजन एटम पे कितना आएगा? ऐसे तो निकालते हैं ना, एक ऑक्सीजन एटम पे कितना आएगा? -2/3। कितना आएगा? -2/3। ठीक है, सो ऑक्सीजन तीनों पे -2/3 यहाँ पे डिवाइड होके आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो कि रेजोनेंस क्या है, कि एक स्ट्रक्चर इनफ नहीं है कंपाउंड को पढ़ने के लिए, मोर देन स्ट्रक्चर्स
मोर देन वन स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ रहे हैं, सो हमारा एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर देख के हमारा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। हमारा एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर। क्या होता है? एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, फटाफट से इनके नोट्स बनाइए। अब दैट रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन। ओके, सो रेजोनेंस is delocalization of pi electrons in a conjugated system, in a conjugated system। ठीक है, सो बेसिकली delocalization of pi electron और the lone pairs। तो हम क्या चीज बोलना चाह रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, सो इलेबोरेटिव कुछ ऐसे है कि कॉन्जुगेशन क्या होती है सबसे पहले तो, ठीक है, और डीलोकलाइजेशन क्या होता है। मैम हमें ये दोनों चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, क्या आपने वर्ड यूज कर दिया। डीलोकलाइजेशन क्या होता है? सो बेटा अगर मैं एक जगह खड़े होकर पढ़ा रही हूँ या आप एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, सो वी आर लोकलाइज्ड, हम एक जगह पे सिचुएटेड है, एक जगह पे है। बट अगर मैं मूव करके पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है, सो मैं डीलोकलाइज हो पा रही हूँ, अपनी पोजीशन छोड़ पा रही हूँ। सो दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हम पढ़ने वाले हैं इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है वो मैं आपको मेन समझा रही हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। सो कॉन्जुगेशन, अच्छा सोना नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि थोड़ा सा समझने वाला है तो मैं अच्छे से समझा रही हूँ। साथ ही साथ जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जो शुरू से बैठे हैं, फटाफट से नींद खोलने के लिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट कर दो, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर एंड में आप शेयर कर देना, ठीक है, देखने के बाद, वरना भी शेयर करके गायब नहीं होना, पूरी देखनी है, ठीक है। सो व्हाट इज कॉन्जुगेशन? कॉन्जुगेशन की कुछ कुछ ना बच्चों कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो हम सारी कंडीशन से अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी केसेस भी बनवाऊंगी, बट आपने देखना ऐसे डबल सिंगल डबल। डबल सिंगल डबल का मतलब ये है, ये एक एटम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसा, ठीक है। एटम्स के बीच में इस तरीके से डबल सिंगल डबल आए, एडजस्टेंट जैसा बता रहे हैं ना, डबल फिर सिंगल फिर डबल, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये कहती है, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ उनको, डबल सिंगल डबल, समझ गए आप। देन डबल सिंगल लोन पेयर, देन डबल सिंगल नेगेटिव, ठीक है, बात समझ में आई। अब लोन पेयर तो किसी एटम के ऊपर होगा ना, ध्यान रखना, ठीक है। मैं इनको भी केसेस पढ़ाती हूँ, पहले आप समझ लो मैं क्या केसेस बना रही हूँ, फिर इनको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सब्र रखना है, सब कुछ समझ में आएगा। सो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, ठीक है, एक एटम के ऊपर एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं डबल सिंगल एम्प्टी, पी और डी ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद डबल सिंगल रेडिकल, ठीक है, रेडिकल्स भी मैंने पढ़ाए हैं आपको, ठीक है ना। डबल सिंगल रेडिकल, तो क्या क्या अभी केसेस बने हैं हमारे, 6 बने हैं। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, इसका मतलब भी यही है कि कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। देन डबल सिंगल रेडिकल। सिमिलरली कुछ और मैं कंडीशंस लिखवा दे रही हूँ आपको, जो कि बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो पढ़ते हैं इनको। ओके, सो आगे चलते हैं। आपने बनाना है नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव का मतलब ये हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल, पी या डी, कोई भी हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ होगा। सो नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव, ये भी कुछ अच्छे हैं तो इन पे स्टार लगा लेना। ये वाली बच्चे ना रेजोनेंस बच्चों पहचान नहीं पाते और गलत करके आ जाते हैं, तो ये वाली रेजोनेंस मैं स्टार ही मार्क करवा रही हूँ, तो याद रखनी है, तो गलती होगी ही नहीं, ठीक है। एंड सिमिलरली लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव या एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो अगर ये वाली रेजोनेंस आपको दोनों जो है याद रह गई, तो कोई आपसे रेजोनेंस का क्वेश्चन गलत नहीं करवा सकता है, ठीक है। देखो एग्जामिनर यही सब तो पकड़ता है ना, देखो एग्जामिनर यही सब तो पकड़ता है कि हम कैसे बच्चों को कंफ्यूज कर सकें और देखें उनको कितनी चीजें याद है, उनकी कितनी नॉलेज शार्प है, ठीक है। तो ये केसेस हैं जिसमें से कुछ कुछ केसेस तो बड़े ही इजी होते हैं और बार बार आते हैं, बट ये केसेस हमें दिखते नहीं है, बट इन पे भी क्वेश्चन एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनके, एक्सेप्शनल मतलब कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनके आ जाता है। इजी क्वेश्चन देना एग्जामिनर को, तो ये वाले तो है ही, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों रेजोनेंस की कुछ थियरी पढ़ देती हूँ मैं आपको।
बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसके अगेन नोट्स बना सकते हैं, मैंने बताया ही है, मैं पूरा समझा के पढ़ाऊंगी, लिख के पढ़ाऊंगी, देन आपको थ्योरेटिकल स्लाइड भी दिखा दूंगी, जिसको नोट्स बनाना है वो यहाँ से बना सकता है। हम क्विकली इसको रीड करते हैं, मैक्सिमम चीजें हम समझ चुके हैं, ठीक है। चलो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल एंड इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी मॉलिक्यूल। वेरी गुड, ओके। द एनर्जी ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, इज लोअर देन एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो मतलब ये है कि सबसे स्टेबल हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर ही होता है, क्योंकि वही एग्जिस्ट करता है, बाकी सब तो हाइपोथेटिकल होते हैं, तो सबसे कम एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड की ही होती है। देन द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर दैट मींस द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट मींस डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में जो हम पढ़ेंगे ना स्टेबिलिटी ऑर्डर, उसमें सबसे स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी का डिफरेंस होता है, क्या कहलाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, more is the energy released, and so more is the stable the compound is, okay, more stable the compound is, okay। तो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जिसके, वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। नाउ रेजोनेंस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, लिखवा दिया, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि इक्विवेलेंट इन एनर्जी होते हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं पर उनकी एनर्जीज इक्वल होती है, ओके। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बहुत स्टेबल कंपाउंड बोल देते हैं, बहुत अच्छे अमाउंट में उसकी एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये जो है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं। ये जो पॉइंट है मैं थ्रू क्वेश्चन समझाऊंगी आपको आगे, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी तो इसको भी स्टार मार्क करके लिख लीजिए, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी तो मैं याद करवाऊंगी कि ये पॉइंट याद है पढ़ाया था बच्चों, और इसको ऐसे लगाना है, ठीक है। क्या करना है हर वीडियो के एंड में, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, जैसे जैसे मैम बोलती है उसका ऑप्शन आंसर, क्वेश्चन का ऑप्शन, क्वेश्चन का आंसर बताते चाहिए, ताकि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि भाई हमको तो आ गया ये क्वेश्चन करना, मैम से पहले कर लिया हमने, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में आप अपना फीडबैक बता सकते हैं, योर फीडबैक इज ऑलवेज वैल्यूएबल टू अस, जैसा भी आप बोलते हैं हम आपको गाइड करते हैं। अभी तक कोई भी, आई होप मैंने कमेंट आपको कितना भी आपने स्टडी से रिलेटेड पूछा हो, मैंने इग्नोर कभी भी नहीं करा, मैं उनको बिल्कुल ध्यान रखती हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी। मैं नेक्स्ट टारगेट बता देती हूँ क्या नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हमने बच्चों, आज तो हमने रेजोनेंस पूरा डिटेल में समझा और इसको एक वीडियो देनी बनती थी, क्योंकि ये बहुत बच्चों का बेस वीक रह जाता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते नहीं है, क्वेश्चन करने बैठे हुए हैं, कैसे होंगे, एरो मूवमेंट आती ही नहीं है ना। तो अच्छे से पढ़ना है, इसलिए ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बोला था संघर्ष करना नहीं छोड़ना है आपने, ठीक है, संघर्ष करते रहना है, हार्डवर्क करते रहना है, हम अपनी नीट की तैयारी जीत की हासिल करके रहेंगे, ठीक है। So thank you so much for attending my video. Please subscribe to my channel Chemistry by Charu Dhingra, your own CCD ma'am. Thank you so much.